पढ़ाई तो बेटा सब करते हैं, लेकिन अच्छे नंबर ना उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनको पता है कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं। और पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है प्रेजेंटेशन भी है। आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो हमारा एग्जामिनर है, जो चेकर है, वो खुश होकर तुम्हें फुल नंबर दे दे। तो आज मैं आपको वही चीज़ें समझाने आई हूँ जो तुम गलतियाँ करते आए हो उससे रोकने आई हूँ। So hi everyone, I am Mansi. Welcome to the channel and I was just going through the comments. तो ये कमेंट पॉप होता है एंड आई रियलाइज कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं बट आंसर प्रेजेंट करने में छोटी छोटी गलतियां करते हो, फिर बैठ के सोचते हैं यार आंसर्स तो मेरे सारे सही निकले थे, मेरे इतने मार्क्स कटे कहाँ पे। सो आज हम इन डेप्थ बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MCQ। अब हमारे स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस है वो ये MCQ होते हैं जिसमें असर्शन रीजनिंग भी इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ पे मैं बार बार ये चीज जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं मैं आपको बार बार बोलती हूँ बेटा यहाँ पे सिर्फ आंसर्स मैटर करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने पार्ट शायद गलत हो लेकिन सॉल्यूशन कुछ दिखा रखा है तो टीचर खुश होकर मार्क्स दे देगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर। ABCD कौन सा पार्ट करेक्ट है वो बता दो। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, एंड ये क्वेश्चन 10 लिखा आपने या जो भी अपना सॉल्यूशन जैसे भी लिख रहे हो, अब तुम्हें पता है C पार्ट आंसर है, लेट्स सपोज आंसर √2 है। सो सही तरीका क्या है, बस ऐसे करके मत छोड़ना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर C है और साथ में जो लिखा हुआ है कुछ सेकंड्स लगेंगे, लिख दो। ये गलती मत करना कि बस ऐसे कर दिया। 9th क्वेश्चन का A पार्ट था, 10th क्वेश्चन का B पार्ट था और 11th क्वेश्चन का देन D पार्ट था, फिर E पार्ट था एंड सो ऑन। ये चीज मत करना, इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स। लेकिन इस तरीके से हमेशा लिख के आना कि ये करेक्ट पार्ट है, पार्ट नंबर भी मेंशन करना एंड जो करेक्ट आंसर है वो भी लिख देना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। MCQs में सिर्फ इसके मार्क्स मिलेंगे, बाकी आपने सॉल्यूशन कितना लंबा करा है, उसमें क्या क्या चीजें देखी, वो सब मैटर नहीं करेगा, आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा MCQ फर्स्ट पार्ट। दूसरा हमारे आते हैं ब्रीफ आंसर्स जो 2-3 मार्क्स में आते हैं। अब इसमें ना बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि भैया किस मतलब आपके स्टेप का कितना मार्क है। जैसे देखो एडुकार्ड की बुक्स अब तो सबके पास होंगे, अब मुझे ये बोलने की भी जरूरत नहीं कि बेटा ये नहीं ली तो ले लेना। अब हाफ ईयरली आ गया, अभी तक भी आपने नहीं ली तो दिस इज हाई टाइम, बट आई जस्ट शो यू। ये हमारी एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक है, इसमें आप ध्यान से देखोगे, आई जस्ट कम नियर एंड यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन इसका ब्रेक डाउन देखो, जैसे आपने अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सिर्फ मेंशन करना कि A इतना दे रखा है, D इतना दे रखा है, इसके तुम्हारे हाफ मार्क है। जो हम सोचते हैं ना ये आधा नंबर किधर कट गया हमारा, यहाँ, क्योंकि तुमने आंसर मतलब स्टेप स्टार्ट कर दिया, लिखा ही नहीं गिवन ये है। इन चीजों के भी मार्क्स होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मार्क्स का ब्रेक डाउन मेंशन किया था, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। उनको ऐसे लगता है क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फाइंड क्या करना है, AN फाइंड करना है, AN का फॉर्मूला लिख दिया और करने लग गए। नहीं, आपको लिखना है कि भैया A 2 गिवन है, D लेट्स सपोज -5 गिवन है, वो सब मेंशन करना है, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। देखो आगे भी आपको बता रखा है, कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट। सो इसी में आगे देखो दे रखा है कि पुट वैल्यूज, जनरल फॉर्म में वैल्यूज पुट करना, उसके आधे नंबर एंड देन जो आपको फाइंड करने के लिए दे रखे है उसका 1 मार्क। तो ये सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुम क्या गड़बड़ करोगे, तुम ये आधे आधे नंबर तो छोड़ दोगे, फिर तुम सोचोगे आंसर तो करेक्ट था, मेरा 1 नंबर क्यों कट गया, इन चीजों की वजह से। तो यहाँ पे जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऑलवेज गो थ्रू दिस ब्रेकडाउन, ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो चीज शायद तुम मिस कर रहे हो वो लिखनी कितनी जरूरी थी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ऑल्सो जो भी ब्रीफ आंसर्स होते हैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर एंड स्टेप वाइज होने चाहिए। इसमें जैसे आपको कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम यही देख रहे थे, आपने वैल्यूज लिखी, फिर आपने AN का अपना फॉर्मूला लिखा, फिर आपने इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके दिखाया एंड देन जो फाइंड करना है वो एक एक करके किया। सो दिस इज हाउ प्रिसाइज योर स्टेप्स शुड बी। एक्स्ट्रा वो जो हम जैसे देखते हैं ना हमारे NCERT बुक्स में दे रखा है कि आप जी मेंशन कर रहे हो सिंस कॉमन डिफरेंसेस दिस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस। क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है। 2-3 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन है। ऑल्सो अगर आप साइंस की बात करो तो यहाँ पे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, आपको शॉर्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस पूछे तो बहुत आसानी से 2-3 नंबर का, 3 नंबर का लेट्स सपोज, तो मान लो कि 3 पॉइंट्स तो मेंशन करने हैं। जस्ट मेक अ क्लियर टेबल, इस तरीके से यहाँ लिख लेना रिफ्लेक्शन, यहाँ लिख लिया रिफ्लेक्शन, तो बड़ी बेसिक चीज है, ठीक है। एंड पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 क्रिस्प, कि भैया ये होता है, एक लाइन में डेफिनेशन, फिर ये
इस तरीके से। तो यहाँ पे हर चैप्टर के लास्ट में ना आई जस्ट शो यू, आपको एक टॉपर्स कॉर्नर मिलता है इस तरीके से कि देखो बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन था। अब एक टॉपर था, टॉपर क्या मतलब एक बच्चा था भाई, उसने ये आंसर लिखा और उसको उसमें फुल मार्क मिले। सो यू विल सी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्या मैं ये पूरा लिख रही हूँ, जो हमें लेट करना है वो मैंने लिखा है क्लियर, फिगर अगर रिक्वायर्ड थी वो मैंने बनाई है नहीं। तो इसीलिए हमने टॉपर्स कॉर्नर दिया है कि आप क्रॉस चेक कर सको कि जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो तो आप क्या मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे ये जो 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे इधर हमारे क्या मैटर करता है, मार्क्स आर फॉर योर स्टेप्स, एक एक स्टेप। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेट्स सपोज हमारा एप्लीकेशन और ट्रिगो का कोई क्वेश्चन है, तो बच्चे वहां पे जो आप लेट कर रहे हो वो पूरा लिखना। लेट दी हाइट ऑफ टावर बी एक्स, सो हाइट ऑफ जो भी दूसरी चीज है, ट्री इतना हो गया, एक्स माइनस दिस और एच माइनस दिस, वॉट एवर जो भी उसमें है, ये लिखना, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हर छोटी छोटी चीजों के मार्क्स है, और वो जब मार्क्स कटते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार 5 नंबर का क्वेश्चन इतना लंबा मैंने किया, पूरा मेरा आंसर करेक्ट है, लेकिन मुझे 2 नंबर ही क्यों मिले, क्योंकि आपने 3 नंबर के स्टेप्स मिस कर दिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम केस बेस्ड स्टडी, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल। देखो यहाँ पे मैंने केस बेस्ड स्टडी का एक क्वेश्चन दे रखा है, इधर ये है हमारा वही एप्लीकेशन और ट्रिगो का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब आपके जो क्वेश्चंस है वो डिवाइड हो गए, लेट्स सपोज 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, सो नाउ यू नो कि हर पार्ट 1 मार्क का है। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे यहाँ पे इन्होंने केस बेस्ड स्टडी में पहला क्वेश्चन दे दिया असर्शन रीजनिंग का, सो यहाँ रूल वही चलेगा। ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, नहीं। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लिखोगे भाई क्वेश्चन नंबर वॉट एवर इट इज, लेट्स सपोज 36 क्वेश्चन है, तो आपने लिखा ए पार्ट एंड जो उसका आंसर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट्स इट, क्योंकि वो अभी भी वो जो पार्ट है वो 1 मार्क का ही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में आपको स्पीड निकालनी है, आपने स्पीड का पूरा फॉर्मूला लिखा, सब कुछ किया और वो स्टेप्स दे दी। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है, इसलिए जब भी मैं बुक की बात करती हूँ मैं आपको बोलती हूँ कि इफ यू हैव दीज बुक, ये बुक खुद तुम्हारी टीचर बनेंगी। एक एक चीजों का एक्सप्लेनेशन साथ साथ लिखा गया है। ठीक है, बाकी बुक्स में जो मिस आउट हो जाते हैं वो एक एक चीज हमने यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई। इस तरीके से आपको वो 5 आंसर्स देनी है। ठीक है, इफ एवरी पार्ट इज फॉर 1 मार्क, तो उसका आंसर भी 1 मार्क की तरह ही देना है। ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया हर पार्ट को भर भर के पैराग्राफ्स लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, तो भैया इस टाइम पे डायग्राम्स तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जहां पे भी जैसे कोई लेट्स सपोज टाइप ऑफ समथिंग पूछा है कि भैया इसके टाइप्स बताओ, तो आपने ऐसे लिखना है, ये लिखा टाइप्स ऑफ वॉट एवर, लेट्स सपोज मिरर पूछ लिया। ठीक है, सो हमने लिखा टाइप्स ऑफ मिरर। अब हमें पता है हम इसको ऐसे, ये ऐसे करके लिखना कितना मुश्किल है यार, फ्लो चार्ट सा बन गया, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जहां भी साइंस में छोटे मोटे, ये नहीं कि बहुत सुंदर बैठ के आधा घंटा लगा के डायग्राम बनाओ, जहां भी रिक्वायर्ड है डायग्राम्स बना दो, जहां रिएक्शंस लिख सकते हो, सही याद है तो, कंफ्यूजन है तो मत लिखना, अगर अच्छे से याद है वो रिएक्शंस लिख दो, वो सब चीजें मैटर करती हैं। और शीट के कोई तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगता, आराम से खुला खुला होके साफ सुथरा लिखना। ठीक है, चलो लास्ट चीज देखते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स जो हमेशा आती है, हर मार्क के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। कुछ टिप्स हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे सबसे पहले है, जो भी जब भी ऐसा हो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने पहली बात तो एक लॉन्ग पैराग्राफ कभी नहीं लिखना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आगे कोई स्टेटमेंट दिया, एक्सप्लेन करो इसको, तब भी आप उसको पैराग्राफ्स में ब्रेक कर लो। एंड जब भी पैराग्राफ में कोई चीज लिख रहे हो, जो भी उसमें मेन चीज आ रही है, लेट्स सपोज आपने करते करते कोई एक मेन वर्ड यूज कर लिया, सो उसको डिफाइन करते हो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कलर चेंज करते रहो, टाइम वेस्ट होता है उससे, बट अंडरलाइन करना हार्डली टेक्स एनी टाइम। या अगर जैसे हम लेट्स सपोज कोई हमने ट्रिगो का क्वेश्चन करें, वहां पे हमने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हाउ मच टाइम विल इट टेक कि मैं इसको अंडरलाइन कर दूं एंड देन एक लाइन छोड़ के लिख दूं, या अगर मैं इसको ऐसे एक बॉक्स में लिख दूं, कितना टाइम लगता है? हार्डली कोई टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यूज प्रॉपर यूनिट्स। मैथ्स में ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, इवन साइंस की न्यूमेरिकल्स में भी हो जाते हैं कि हम यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। एरिया फाइंड किया, परफेक्ट आंसर आया, इतना बड़ा 3748.7 परफेक्ट आंसर है, कुछ गलती नहीं है, लेकिन मीटर स्क्वायर लिखना भूल गए, यहाँ पे भी तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। सो यूनिट्स का ध्यान हमेशा रखना, चाहे वो साइंस की न्यूमेरिकल्स हो चाहे तुम्हारे मैथ्स के
क्वेश्चंस हो। ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद ये बात मैंने आपको बहुत बार समझाई है, नेवर लीव आंसर ब्लैंक, कभी भी खाली छोड़ के मत आओ। जैसे कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है यार मैंने इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जितना थोड़ा बहुत आता है लिखाओ, जितना जो वर्ड समझ के, जैसे समझ लो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इसको बस इसका मीनिंग लिखाओ। या अगर कोई ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन है उसमें कुछ यूनिट्स दे रखे हैं कि इसकी हाइट इतनी दे रखी है, इसका ही दे रखा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ब्लैंक को जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखाओ। ब्लैंक आंसर छोड़ना तो जीरो ही है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन वाली चीज भी लिखा है तो यू नेवर लो आधा नंबर एक नंबर कहां से मिल जाए। ठीक है, तो कभी भी ब्लैंक छोड़ के मत आना। ओके बच्चे, लास्ट प्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू योर इंप्रेशन। दिस इज वेरी ट्रू के आंसर सही होना या अच्छे से पढ़ के जाना सब कुछ सही है, लेकिन इमेजिन करो अपने आप को उस एग्जामिनर की स्टेज पे जो चेकर बैठा हुआ है, जो 50 शीटें लेके बैठा है। अब क्या होता है ना, हमें क्या करना है, उसके दिमाग से थोड़ा सा खेल है। जब आप इतना अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाते हो, सब कुछ करते हो ना, तो वो जब एक दो शीट ही देखते हैं ना, उसको ये पता चल जाता है कि यार कोई समझदार बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो चेकिंग उसी हिसाब से करता है। तुम लोग क्या करते हो, पहली शीट पे ही दिखा देते हो कि हम कितना कंफ्यूज हैं, ऐसे लिखा हुआ नहीं पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर कुछ लिखा अरे नहीं गलत हो गया। पहली शीट पे इतनी कटिंग्स और इतना कुछ कर देते हो कि टीचर को देखते ही जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो लगता है यार ये बच्चा तो बहुत कंफ्यूज है, ये इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है। तो आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, अपना वो पहला इंप्रेशन, स्टार्टिंग की जो 3-4 शीट्स हैं उससे इंप्रेशन इतना अच्छा बनाना है कि टीचर के दिमाग में हाँ सही है। आई होप आप ये सारे टिप्स ध्यान रखोगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन फॉलो जरूर करोगे, ताकि यार आती जाती चीजों में आधे नंबर ना कटो। ठीक है, क्लियर है। सो आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।